दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस चैप्टर या टॉपिक से क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं और मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए साथियों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में 1943 में की गई थी। यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। साथियों, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता भी दे दी थी। साथियों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय कहाँ था। तो स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून था। इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे क्वेश्चन का कार्नवालिस इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात या जनक कार्नवालिस को माना जाता है। साथियों, कार्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो कार्नवालिस आपने याद रखना है। आईएएस का पुराना नाम इंडियन सिविल सर्विस था। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। साथियों, पहले सिविल सेवा परीक्षा भारत में नहीं होता था, यह लंदन में आयोजित किया जाता था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, इन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? साथियों, याद रखिएगा कि अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर के द्वारा या विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था और यह क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था। यानी कि इस प्रश्न का बीडी सावरकर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। साथियों, विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना नासिक में की थी। इनकी एक प्रमुख पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? साथियों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सिलेक्टेड लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपको याद रखना है। साथियों, डिटेल में इसे देखिए। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और जब नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह फैक्ट याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। साथियों, एग्जाम में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त आपने याद रखना है। अब आगे देखिए, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला
अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। साथियों, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वापस जाते समय यह मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेकर गया था। आगे देखिए, तो आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? यानी कि साथियों, अंग्रेजों और सिखों के मध्य पहला युद्ध कब हुआ था? तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन से 1845-46 इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला आंग्ल सिख युद्ध याद रखिएगा 1845-46 में हुआ था। तो साथियों, बात की जाए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, तो 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इस युद्ध के उपरांत लाहौर की संधि हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो बात की जाए महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सबसे पहले सिंगापुर से 1944 में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र का पिता कहा गया था। आगे देखिए डिटेल में इसके बारे में। तो साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह आप याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो महात्मा की उपाधि पूछी जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखिए। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? साथियों, कैबिनेट मिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा यह क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, इसके सदस्य एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन रेड क्लिफ कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो सातवें क्वेश्चन का रेड क्लिफ राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में बात करें तो साथियों, कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन 9 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन 9 जुलाई 1946 को हुआ था और किसके सिफारिश पर पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन आपने याद रखना है। साथियों, कैबिनेट मिशन के सदस्य का भी नाम आप याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इस मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ था? साथियों, आठवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की, साथियों बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1858 से पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में 1858 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग के शासनकाल में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था और इसी के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन के सरकार के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया गया था, उसका तत्कालीन कारण 1857 का विद्रोह था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? साथियों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। आप जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी, और यह क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो बात की जाए इस प्रश्न के आंसर की, तो मछलीपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के द्वारा मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी याद रखिएगा। साथियों, डिटेल में इस क्वेश्चन को देखिए।
तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, जबकि पश्चिम तट पर अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अब साथियों, एक और प्रश्न इस क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जब अपनी व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित की थी तब उस समय मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देना किस घटना से संबंधित है? साथियों, अंग्रेजों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि प्रदान की गई थी और किस घटना के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो देखिए साथियों, 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर सहित अन्य कई भारतीयों ने अपने अपने खिताब वापस कर दिए थे। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इसे आप याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली रेलवे लाइन बंबई और ठाणे के बीच कब डाली गई थी या कब चली थी? तो साथियों, 11वें क्वेश्चन का सही जवाब 1853 हो जाएगा, यानी कि पहली रेलवे लाइन भारत में बंबई और ठाणे के बीच 1853 में डाली गई थी। डिटेल में समझिए तो डलहौजी के शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। सभी फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण है। किसके शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चली थी? तो डलहौजी का नाम याद रखिएगा। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ चली थी? तो महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच। और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। साथियों, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? 12वें क्वेश्चन में बताइएगा कि पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब बालाजी बाजीराव हो जाएगा। पेशवाओं में से बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए, बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बने थे। बालाजी बाजीराव याद रखिएगा, 1740 ईस्वी में पेशवा बने थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। साथियों, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बालाजी बाजीराव याद रखिएगा, जब पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी तब मराठाओं के तरफ से पेशवा थे, जिनमें मराठाओं की हार हुई थी। साथियों, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया था? साथियों, 13वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो पुर्तगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। गोवा को सबसे पहले पुर्तगाल के निवासियों के द्वारा 1510 ईस्वी में उपनिवेश बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। देखिए साथियों, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को जीता गया और भारत के आज़ादी के बाद 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का गोवा पर प्रशासन रहा था। साथियों, 1961 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में मारा गया था? 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर मेयो हो जाएगा। साथियों, एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय मेयो था जो अपने शासनकाल के दौरान भारत में मारा गया था।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आपने याद रखना है। देखिए डिटेल में, तो मेयो भारत का गवर्नर जनरल 1869 से लेकर 1872 तक रहा था। साथियों, इसकी हत्या अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, तो 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों, 15वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाई गई और भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई थी। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हार्डिंग सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हार्डिंग सेकंड के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में भारत के तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल कर्जन के द्वारा किया गया था और इस विभाजन को रद्द ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी इसी राज दरबार में किया गया और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। साथियों देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मराठाओं और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में मराठाओं और अफगानों के अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और उस समय मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बालाजी बाजीराव का नाम याद रखिएगा। तीसरे पानीपत युद्ध के दौरान ये मराठों के पेशवा थे। साथियों, तीसरा पानीपत युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और इस हार को नहीं सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? साथियों, बक्सर का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, इसे डिटेल में समझते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति का नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो साथियों, इसमें पूछा गया है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक या भारतीय समाज सुधारक की बात की जाए तो इनमें अग्रणीय नाम राजा राम मोहन राय जी का आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन को आइए डिटेल में समझते हैं। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनवाया। अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। साथियों, ब्रह्म समाज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की थी? साथियों, कांग्रेस का 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी दौरान कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस ने, याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को की थी। तो साथियों, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा था। यह याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। साथियों राजनैतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम के लिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट अगला देखिए। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी। साथियों रैयतवाड़ी प्रथा की बात की जाए तो यह भू राजस्व वसूलने की एक प्रथा थी और इसे प्रारंभ टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉमस मुनरो का नाम याद रखिएगा। इसके द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया गया था। डिटेल में समझिए तो 1820 ईस्वी में भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की गई थी। साथियों इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों 22वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन हुआ था। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तो साथियों इसका गठन बंबई में 1920 ईस्वी में किया गया था। यानी कि प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में साथियों की पॉइंट के तहत। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो साथियों इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। प्रथम जनगणना की बात की जाए तो अंग्रेजों के समय पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं। तो साथियों भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। रिपन के समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरी बार भारत में जनगणना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम सभी ने पहले ही डिटेल में समझ लिया है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी कलकत्ता याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस के प्रथम विभाजन की तो इसका प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था तो सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके अध्यक्षता की बात की जाए तो कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसके द्वारा किया गया था। साथियों पंजाब का अमृतसर नगर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। और बात करें कि अमृतसर नगर को स्थापित किसके द्वारा किया गया था तो इसका सही जवाब गुरु रामदास हो जाएगा। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और इनके द्वारा अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। साथियों देखिए, गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अकबर द्वारा दान में दिए गए बीबी भानी को 500 बीघे जमीन पर अमृतसर जलाशय को खुदवाया और अमृतसर नगर को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों 9 जनवरी को याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो इनके द्वारा एक किसान आंदोलन जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा गया था, इसमें मुख्य भूमिका निभाई गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आइए डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह जून 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों, 29वां क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। साथियों, बात की जाए भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो साथियों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, जेवी कृपलानी था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों, 30वां क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखिए। तो साथियों, आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अति महत्वपूर्ण है। यह हत्याकांड अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करते समय 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बात की जाए कि इसका जिम्मेदार कौन था, तो इसका जिम्मेदार जनरल डायर था। और किसने जनरल डायर की हत्या की थी, तो इसका सही जवाब उधम सिंह हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को उधम सिंह ने साथियों लंदन में मारा था। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनसभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने सिपाहियों से लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। तो कारण भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में कारण पूछ लिया जाता है। पंजाब के जलियांवाला बाग कांड का बदला उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर इस कांड के जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारकर की। साथियों, उधम सिंह को लंदन में ही फांसी दे दी गई थी। तो इसे भी आपने याद रखना है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।